दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वानंगन को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गांव में कोटी और देवी नाम के भाई बहन को देखते हैं जो बहुत प्यार से रहते थे। इनके माँ बाप बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए इन्हें चर्च के फादर ने ही पाला था। और कोटी जन्म से ही गूंगा और बहरा था, इसलिए देवी उसे हर चीज इशारे में समझाती थी। इन दोनों भाई बहन की जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन एक दिन कोटी देखता है कि कुछ लड़के पास में फल बेचने वाले किन्नर से बदतमीजी करते हैं और जवाब देने पर उन्हें मारने लगते हैं। यहाँ कोटी उन किन्नर को पहले से जानता था, इसलिए वो आकर उन लड़कों को बुरी तरह से मारता है। और यहाँ कोटी को इतने गुस्से में देखकर वो लड़के डर के मारे पुलिस स्टेशन भाग आते हैं। तो कोटी उन्हें थाने के अंदर भी जाकर मारता है। इससे तंग आकर पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। फिर जब वहाँ उस थाने का इंचार्ज आता है तो अपने पुलिस स्टेशन का ये हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे कांस्टेबल बताता है कि किसी लड़के ने यहाँ मार पिटाई की थी। तब पुलिस वाला उसके ऊपर केस बना देता है, जिससे वो कोटी को अच्छा सबक सिखा सके। फिर थोड़ी देर बाद जब देवी फादर के साथ कोटी को छुड़ाने आती है तो पुलिस वाला साफ मना कर देता है कि अब तो केस बन चुका है, जज साहब भी इसका फैसला करेंगे। असल में उस पुलिस वाले का प्रमोशन होने वाला था, इसलिए वो दिखाना चाह रहा था कि वो एक्शन लेने में कितना आगे है। फिर जब ये लोग जज के घर पर जाकर कोटी का फैसला करने को कहते हैं तो फादर का वकील उन्हें बताता है कि कोटी बोल और सुन नहीं सकता, जबकि पुलिस वाले ने कंप्लेन में लिखा था कि कोटी ने लड़ाई झगड़े वाली बात अपने मुंह से कबूली है। ये देखकर जज पहले तो उस पुलिस वाले को डांटते हैं, फिर वो कोटी को जाने देते हैं। अब इसके बाद हम टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो गाइड का काम करती है और उसे काफी सारी भाषाएं आती हैं। इसके बाद जब कोटी टीना से मिलता है तो हमें पता चलता है कि टीना कोटी के पीछे पागल है, लेकिन कोटी ही उसे जरा भी भाव नहीं देता। इसी चक्कर में टीना अक्सर ऊट पटांग हरकत करती रहती है और आज तो गुस्से में कोटी टीना को पीट देता है। इसके बाद टीना के मम्मी पापा कोटी की शिकायत लेकर फादर के पास आते हैं कि आप इस कोटी को सजा दीजिए, लेकिन टीना तो यहाँ भी इशारे में कोटी से फ्लर्ट कर रही थी और वो कोई सजा भी सुनाने से मना कर देती है। अब अगले दिन टीना जब कोटी को देखती है तो उसे फिर परेशान करने के लिए पास वाले किन्नर को भेज देती है। तो कोटी समझ जाता है कि ये सब टीना की ही चाल है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागता है। पर टीना की मम्मी आकर अपनी बेटी को बचा लेती है। खैर फिर अगले दिन जब फादर चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पास में शराब के ठेके का शोर होने लगता है, जिससे तंग आकर फादर वहाँ बज रहे गाने को बंद कराने जाते हैं तो ठेके वाला उन्हीं से बदतमीजी करने लगता है। और जब ये बात कोटी को पता चलती है तो वो उस आदमी को बहुत मारता है और ठेका भी तोड़ देता है, जो देखकर फादर भी हैरान थे और वो तंग आ चुके थे कि कोटी तो रोज रोज लड़ाई करता रहता है, क्योंकि वो जरा सा भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। तब एक आदमी कहता है कि इसकी नौकरी लगवा दो, अपने आप जिम्मेदारी के कारण शांत हो जाएगा। वहीं अगले दिन ये लोग टीना को कोटी के साथ बड़े अधिकारी के पास भेजकर उस शराब के ठेके को बंद करवाने की अर्जी भी डलवा देते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि फादर ने कोटी के लिए पास के ही अनाथ आश्रम में गार्ड की नौकरी की बात कर ली है और यहाँ सारे बच्चे डिसेबल्ड हैं। जिसके बाद कोटी अगले ही दिन से इस अनाथ आश्रम में जॉब करने लगता है और उसे इन बच्चों के साथ रहकर काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ कोटी ऐसे ही करके अपनी ड्यूटी के साथ साथ बच्चों के साथ खेलता भी था और इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं। इस दौरान कोटी टीना को भी भाव देने लगता है, जो टीना को काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन जब कुछ लड़कियां अनाथ आश्रम के वॉशरूम में नहाने आई होती हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ तो पहले से ही 3 आदमी मौजूद हैं और ये लड़कियां देख नहीं सकती थी, इसलिए इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और ये आदमी इन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगते हैं। असल में 2 आदमी तो यही काम करते थे और तीसरा आदमी इनका दोस्त था। खैर फिर तभी एक लड़की को एहसास होता है कि जैसे कोई बाथरूम में मौजूद हो, इसलिए वो सारी लड़कियों को बाहर चलने को कहती है और फिर वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब ये लड़कियां जैसे ही आगे आती है तो उन्हें डरा हुआ देखकर कोटी इशारे में पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो लड़कियां बाथरूम की ओर इशारा करती हैं और कोटी जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वो आदमी तीनों बाहर भागने लगते हैं, जिसमें से 2 आदमी तो एक तरफ जाते हैं और तीसरा आदमी जो इस अनाथ आश्रम में काम नहीं करता था वो दूसरे रास्ते से निकल जाता है। तब कोटी को एकदम से गुस्सा आता है और वो उन दोनों आदमियों के पीछे
पीछे भागने लगता है। इसके बाद वो उन दोनों आदमियों को पकड़कर खूब मारता है और फिर हम देखते हैं कि कोटी ने उन दोनों आदमियों को मारकर लटका दिया है। फिर कोटी यहाँ से चुपचाप चला जाता है और अगले दिन सारी पुलिस और मीडिया वाले उस क्राइम स्पॉट पर पहुँच जाते हैं जहाँ कोटी ने उन दोनों को मारकर लटकाया था, पर किसी को भी पता नहीं चलता कि ये खून किसने किया है। इसलिए पुलिस भी हर जगह इसकी तहकीकात करने लगती है और वो अनाथ आश्रम की ओनर से भी पूछताछ करती है, क्योंकि वो दोनों वही काम करते थे। पर ओनर को कुछ भी पता नहीं था। फिर कोटी को बुलाया जाता है, जिसकी बातें समझाने के लिए देवी भी आती है और पुलिस वाला पूछता है कि बताओ तुमने कुछ देखा था क्या कि उन दोनों को किसने मारा, जिस पर कोटी इशारे में कहता है कि वो खून मैंने ही किया है। तब देवी ये जानकर हैरान हो जाती है और वो पुलिस से बातें बनाने लगती है कि अभी ये परेशान है इसलिए जवाब नहीं दे रहे। इस पर पुलिस वाले को शक होता है और वो देवी को डराकर पूछता है कि सच सच बताओ इसने क्या कहा। तो देवी भी बता देती है कि इन्होंने उन दोनों को मारा है। तब पुलिस तुरंत कोटी को जेल में डाल देती है और उस पर केस बनाने लगते हैं। इसके बाद हम एक जज को देखते हैं जो मानते थे कि केस को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। इसलिए वो आज एक आदमी जिसकी बहू उस पर घिनौना आरोप लगा रही होती है, उन सब की दलीलें सुनकर जज सीधा बहू को ही सजा सुना देते हैं, क्योंकि सबूत देखकर ये साफ था कि उस आदमी ने कुछ नहीं किया था, बल्कि बहू ही पैसों के लालच में अपने ससुर को फंसा रही थी। और यह जज का फैसला सुनने के बाद हम समझ पाते हैं कि ये जज अपने फैसले सुनाने में काफी आगे है। इसके बाद हम कोटी के केस का दिन देखते हैं जब उसे अदालत में लाया जाता है और ये केस काफी बड़ा बन चुका था, इसलिए वहाँ काफी भीड़ भी थी। वही पुलिस वाला वकील से कह रहा था कि इसके खिलाफ हमें कोई भी सबूत तो नहीं मिले, अब कैसे प्रूफ होगा कि खून इसी ने किया है। फिर हम देखते हैं कि कोटी के केस का जज वही है जिसे हमने फैसला सुनाते देखा था। अब ये केस शुरू होता है तो यहाँ जज सीधा ट्रांसलेटर को बुलाते हैं और वो पूछती है कि ये खून तुमने किया है क्या, जिस पर कोटी हाँ का इशारा करता है। तब जज पुलिस वाले से पूछते हैं कि इस मर्डर का मोटिव क्या है और साथ ही वो सबूत भी मांगते हैं, क्योंकि ऐसे बिना सबूत के सजा नहीं सुनाई जा सकती। इस पर तो पुलिस वाले के पास कोई भी जवाब नहीं था और जज फिर कहते हैं कि अब ये केस स्पेशल ऑफिसर काथिरन को सौंप रहे हैं ताकि वो इस केस के बारे में कुछ सबूत ला सके। वहीं कोटी को 15 दिन की रिमांड में रखा जाता है ताकि सबूत मिल सके। ये सब देखकर तो देवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपने भैया से दूर रह रही थी। अब कोटी को तो जेल में शिफ्ट कर देते हैं। वहीं ऑफिसर कथिरन आते ही इस केस की जांच शुरू कर देता है। फिर वो सीधा उस अनाथ आश्रम की ओनर से आकर सच पूछने लगता है कि मुझे सच बता दो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर ओनर को तो कुछ भी पता नहीं था। इधर कोटी से मिलने फादर के साथ टीना और देवी आते हैं और देवी कोटी से पूछने लगती है कि अगर आपने उन लोगों को मारा है तो उसका कारण मुझे बताइए। लेकिन कोटी कहता है कि वो लोग बहुत घिनौने थे, मैं उनकी बात तुम्हें नहीं बता सकता। जो सुनकर ये लोग रोते हुए चले जाते हैं। इसके बाद कथिरन कोटी से जुड़े कई सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है ताकि मोटिव तो सामने आए कि उसने उन दोनों को मारा क्यों, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और देवी अक्सर ही अपने भाई को याद करके रोती रहती थी। वहीं कोटी के दिमाग में अभी भी उस तीसरे आदमी की याद थी जो भाग निकला था और कोटी उसे मारना चाहता था। खैर इसके बाद आज कथिरन डॉक्टर से बात करके कोटी को नशे का डोज देकर सच पूछने की कोशिश करता है। यहाँ एक ट्रांसलेटर कोटी से इशारे में पूछती है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, जिस पर कोटी कहता है कि वो लोग इतना घिनौना काम कर रहे थे कि उन्हें कोई भी जिंदा नहीं छोड़ता। और ये सब बातें कथिरन ने कैमरे में रिकॉर्ड करा ली थी। हालांकि कथिरन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोटी ने मर्डर क्यों किया, जिस पर वो डॉक्टर से कहता है कि इसका डोज बढ़ाइए और डिटेल में सवाल करिए। लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है कि जरा भी अब डोज बढ़ाया तो ये आदमी मर जाएगा। तब ये जानकर कथिरन को बहुत गुस्सा आता है कि अब मैं इससे सच उगलवाऊंगा कैसे। इसलिए वो अगले ही दिन जाकर कोटी को खूब मारता है और सच पूछने लगता है, पर वो कुछ भी बताता नहीं। जिसके बाद सबूत न होने के कारण कोटी को बेल मिल जाती है और कोटी घर आ जाता है। फिर वो उसी रात से अनाथ आश्रम की रखवाली भी करने लगता है ताकि यहाँ की लड़कियों के साथ कुछ गलत न हो, जो देखकर सब हैरान थे कि आखिर कोटी को हुआ क्या है। और तब देवी और टीना कोटी को अपने साथ ले जा लेती है। फिर अगले दिन से कोटी उस तीसरे आदमी को ढूंढने लगता है जो उस दिन भाग निकला था, पर काफी ढूंढने पर भी वो उसे नहीं मिलता। फिर एक दिन जब कोटी बैठा होता है तभी वहाँ वो आदमी लेडीज टॉयलेट से निकलता है जो आज भी वही घिनौनी हरकत कर रहा था। इसलिए याद आते ही कोटी उसके पीछे भागता है, पर यह आदमी कोटी को देखकर चुपके से कहीं और निकल लेता है, वरना अगर ये आज कोटी के हाथ लग जाता तो मारा जाता। इधर कथिरन को पता चलता है कि कोटी और देवी सगे भाई बहन नहीं है, इसलिए वो सीधा चर्च आकर देवी को बता देता है कि वो कोटी तेरा सगा भाई नहीं है, बल्कि तू भी अनाथ थी और वो भी अनाथ
साथ था। तब कोटी ने तुझे अपनी बहन बना लिया और इस चर्च में रहने आ गया। साथ ही वो देवी से कहता है कि तू अपने भाई को बचा सकती है, उसे कह दे कि मुझे मर्डर करने का कारण बता दे बस, बाकी मैं उसे बचा लूंगा। तब देवी सीधा घर आती है और वो बस रोए जा रही थी, जिस पर टीना कोटी को बता देती है कि देवी को सच पता चल गया कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो। तब कोटी भी रोने लगता है, जिस पर देवी बाहर आकर उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे भाई रहोगे और तुम जाकर उस पुलिस वाले को सच बता दो कि तुमने ये खून क्यों किया, वही तुम्हें बचा लेगा। लेकिन कोटी कहता है कि अभी मुझे एक और आदमी को मारना है, जो जानकर देवी के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन जब कोटी उठता है तो उसे देवी कहीं भी नहीं मिलती, तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तब कोटी को इतना परेशान देखकर टीना के पापा आकर उसे बताते हैं कि देवी कहाँ है। असल में देवी फादर के साथ रह रही थी ताकि वह कोटी को सबक सिखा सके, जो वो ये खून खराबा कर रहा है। तब जैसे ही कोटी देवी से मिलने आता है तो देवी पूछती है कि मुझे सच बता दो कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन कोटी फिर भी कुछ नहीं बताता और चला जाता है। इधर कथिरन आज कोटी की वही रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें उसे डोज दिया गया था और कोटी ने उसमें बताया था कि ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए जो नहाती हुई विकलांग लड़कियों को देखते हैं। ये देखकर कथिरन तुरंत अनाथ आश्रम आता है और वहाँ से लड़कियां सच बता देती हैं। वहीं हम उसी तीसरे आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहा था और उसके बदले वो उसकी माँ को पैसे देने के लिए भी तैयार था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे कोटी पड़ चुका है, जिसे उस लड़की की माँ ने ही बताया था कि ये आदमी कितना घिनौना है। और कोटी को भी याद आ गया था कि उस दिन यही आदमी था, इसलिए वो आज जाकर उस आदमी को खूब मारता है और फिर उसे बेरहमी से काट कर पेड़ पर टांग देता है। इसके बाद वो फिर आकर कथिरन के सामने सरेंडर कर देता है कि मैंने तीसरे आदमी को भी मार डाला। वहीं कथिरन जज से उन लड़कियों को मिलवाता है जो बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था जो कोटी ने उन तीनों को मार डाला। ये सब सुनने के बाद जज सीधा केस के लिए आते हैं और वो कथिरन की रिपोर्ट पढ़कर बताते हैं कि इस केस से जुड़ा कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है, इसलिए कोटी को बाइज्जत बरी किया जाता है। असल में जज और कथिरन को सच्चाई जानकर उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए उन्होंने कोटी को जाने दिया, क्योंकि कहीं न कहीं कोटी ने सही किया था। इसके बाद जब कोटी देवी से मिलने आता है तो पता चलता है कि अपने भाई को सजा मिलने के डर से देवी ने तो पहली आत्महत्या कर ली है, जो देखकर तो कोटी खूब रोता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।